न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पीने के पानी की चिंता न करे गोंदिया शहरवासी, विधायक विनोद अग्रवाल का ऐसा कहना। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पाकिस्तानी मंत्री की भारत को गीदड़ भभकी, कहा हमने अपनी 130 परमाणु हथियार भारत के लिए रखे। तो चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गोंदिया शहर के नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भीषण गर्मी और भविष्य में संभावित जल संकट और पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे नागरिकों को आश्वस्त करते हुए विधायक विनोद अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि आगामी 500 दिनों तक गोंदिया शहरवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। इतना 1000 करोड़ लीटर पानी रिजर्व रखा गया। विधायक श्री विनोद अग्रवाल ने बताया कि ऐसी भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए पहले ही प्राथमिक उपयोजना करते हुए 1000 करोड़ लीटर पानी का भंडारण सुनिश्चित करवा दिया गया है। जल नियोजन पर बुलाई विशेष बैठक और किया प्रकल्प क्षेत्र का मुआयना विधायक श्री विनोद अग्रवाल के मार्गदर्शन में। एक विशेष आढावा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पानी के नियोजन की विस्तृत योजना बनाई गई। बैठक के बाद स्वयं विधायक ने सभी अधिकारियों के साथ पंप हाउस और नदी स्थल का दौरा किया। बाग इटिया 2 से जल्द पानी की आपूर्ति सुनिश्चित अभी तत्काल की स्थिति में है। विधायक ने बाग इटिया 2 प्रकल्प को आज ही आदेशित किया कि पीने के लिए पानी छोड़ा जाए। ये पानी आगामी 7 दिनों में गोंदिया पहुंचेगा और फिर से नियमित और भरपूर मात्रा में जल आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इस बीच नगर वासियों से अपील की गई है कि वे धैर्य बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें। उन्होंने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस क्षेत्र में पाइपलाइन से दूषित पानी या फिर पानी की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही, वहां तुरंत वैकल्पिक रूप से टैंकर से तत्काल पानी पहुंचाया जाए। 10 लाख घन मीटर यानी 1000 करोड़ लीटर अतिरिक्त पानी आरक्षित। इतना ही नहीं, भविष्य में गर्मी की तीव्रता और संभावित जल किल्लत को ध्यान में रखते हुए पहले से ही 10 लाख घन मीटर यानी 1000 करोड़ लीटर पानी आरक्षित किया गया। इस आरक्षित पानी को आवश्यकता के अनुसार छोड़ा जा रहा है जो अगले 7 दिनों में गोंदिया तक पहुंचेगा। इससे पूरे गर्मी के मौसम के लिए पानी की समस्या का समाधान सुनिश्चित हो जाएगा। इस नदी पर नया डांगरली बैराज बनाने की प्रक्रिया भी विधायक विनोद अग्रवाल ने तेजी से शुरू कर दी है। सर्वेक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कवलेवाड़ा प्रकल्प से भी होगी जल आपूर्ति। गोंदिया शहर के लिए अतिरिक्त जल आपूर्ति योजना भी स्वीकृत की गई, जिसके अंतर्गत तिरोडा के कवलेवाड़ा डैम से गोंदिया को पानी लाया जाएगा। गोंदिया का वर्ष पुराना 24 घंटे पानी का सपना अब होगा साकार। डागोरली बैराज और कवलेवाड़ा जल आपूर्ति योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद गोंदिया को 24 घंटे निर्बाध जल आपूर्ति प्राप्त होगी। ये गोंदिया के नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और लंबे समय से संजोया गया सपना साकार होगा। विधायक श्री विनोद अग्रवाल का संदेश गोंदिया वासियों को पानी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमने वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी पूर्ण योजना तैयार कर ली है। पानी को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारी प्राथमिकता नागरिकों की सेवा और सुविधाओं का लगातार विस्तार करना है। गोंदिया शहरवासियों से निवेदन है कि संयम रखें, विश्वास रखें और जरूरतमंदों तक सही जानकारी पहुंचाएं। विधायक श्री विनोद अग्रवाल के नेतृत्व में गोंदिया जल संकट से न केवल उभर रहा है बल्कि एक सुनहरे भविष्य की ओर भी अग्रसर है। इनकी रही प्रमुख उपस्थिति नगर परिषद गोंदिया के प्रभारी मुख्याधिकारी, प्रशासक तथा अपर तहसीलदार श्रीकांत कामले, कार्यकर अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण श्री गणवीर, कार्यकारी अभियंता बाग इटिया 2 प्रकल्प श्री कुरेकर, उप अभियंता श्री डोंगरे, कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प श्री पाटिल, उप अभियंता श्री मड़काम, अभियंता प्रजीपरा श्रीपाल थे उपस्थित रहे। चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। नागपुर जिले के हिंगना विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी शरद पवार गुट की नेता उज्ज्वलताई बोधारे के नेतृत्व में नागपुर के कोराडी स्थित मेरे जनसंपर्क कार्यालय में 16 एनसीपी सरपंच, 3 पंचायत समिति सदस्य और 1 पूर्व अध्यक्ष, हिंगना नगर पंचायत के 5 नगर सेवक, क्रय विक्रय एवं कृषि उपज बाजार समिति तथा सेवा सहकारी संचालक मंडल के कुल 15 संचालक
हिंगना तालुका में एनसीपी शरद पवार गुट के सभी प्रमुख पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी के तथा सैकड़ों कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस प्रवेश से हिंगना विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की ताकत और बढ़ गई। उन्होंने पार्टी में सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उनके साथ हिंगना विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर मेघे, भाजपा नागपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुधाकर कोले, पूर्व विधायक राजू परवे, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, नागपुर जिला भाजपा महासचिव अनिल निधान, आदर्श पटेल, अश्विनी ताई जिचकार, अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते तल्ख हो गए। भारत की सख्ती और प्रतिबंध के चलते पाकिस्तान की घबराहट बड़ी हुई। अब्बासी ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान की जल आपूर्ति को रोकने की हिम्मत करता है तो उसे पूर्ण युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के 130 परमाणु हथियार प्रदर्शन के लिए नहीं है। अगर भारत पानी की आपूर्ति बंद करता है तो उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सैन्य उपकरण है, जो मिसाइलें हैं, वे प्रदर्शन के लिए नहीं है। कोई नहीं जानता हमने देश भर में अपने परमाणु हथियार कहाँ रखे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, ये बैलिस्टिक मिसाइलें या सभी भारत पर लक्षित है। जल आपूर्ति और व्यापार संबंध खत्म करने को लेकर हनीफ अब्बासी ने कहा कि भारत को अपने कामों के कठोर फैसले का एहसास होने लगा है। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में बंद करने से भारत विमानन क्षेत्र में 2 दिन में ही अराजकता का माहौल हो गया। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 10 दिन में भारतीय एयरलाइंस दिवालिया हो जाएगी। अब्बासी ने कहा, भारत वह अपनी सुरक्षा विफलताओं को स्वीकार करने की बजाय पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान पर दोष मढ़ रहा है। भारत की ओर से व्यापार निलंबित करने के फैसले के बाद पाकिस्तान ने इसके परिणामों की तैयारी शुरू कर दी। इससे साफ है कि पाकिस्तान आर्थिक कदम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। ईरान के बंदर अब्बास शहर में शनिवार को भीषण विस्फोट हुआ। इसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 750 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रजई बंदरगाह में हुए विस्फोट से ठीक पहले वहां भीषण आग लगी। इसके बाद लाल रंग का धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इससे पता चलता है कि विस्फोट में कोई रासायनिक पदार्थ भी शामिल था। दक्षिणी ईरान में शनिवार को एक बंदरगाह में भीषण विस्फोट हुआ। इसके बाद वहां भयानक आग लग गई। विस्फोट का कथित तौर पर मिसाइल प्रोपेलेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थ की खेप से संबंध बताया जा रहा है। विस्फोट में 14 लोगों की मौत हुई और करीब 750 लोग घायल। शहीद राजाई बंदरगाह पर हुए विस्फोट के कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टरों ने भड़की आग पर हवा से पानी फेंका। विस्फोट ठीक उसी समय हुआ जब ईरान और अमेरिका शनिवार को ओमान में तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर तीसरे दौर की वार्ता के लिए मिले थे। ईरान के बंदर अब्बास शहर में शनिवार को भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई। जानकारी के मुताबिक अभी तक इस धमाके में 14 लोगों की मौत और 750 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये विस्फोट बंदर अब्बास शहर के रजई बंदरगाह पर हुआ। विस्फोट बंदर अब्बास शहर के शहीद रजई बंदरगाह पर हुआ है और होर्मुजगन प्रांत में शाहिद रजई बंदरगाह ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 1050 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में होर्मुज जलद मरुड मध्य पर स्थित है। यह फारस की खाड़ी का संकरा मुहाना है। इसके जरिए सभी तेल व्यापार का 20% हिस्सा गुजरता है। अब चलिए डालते नजर हमारी अगली खबर पर। विश्व के नेताओं और कैथोलिक अनुयायियों ने शनिवार को सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार कर विदाई की। इस दौरान पोप के रूप में उनकी प्राथमिकताएं और पादरी के रूप में उनकी इच्छाएं याद की गई। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार कार्यक्रम सेंट पीटर्स स्क्वायर में शुरू हुआ। शोक मनाने के लिए लोग शनिवार को सुबह सुबह स्क्वायर क्षेत्र में जुटे। सेंट पीटर्स बेसिलिका से फ्रांसिस के ताबूत को स्क्वायर में वेदी के सामने लाने के लिए जुलूस की शुरुआत के संकेत के तौर पर घंटियां बजाई गई। राष्ट्रपतियों और राजकुमारों ने सेंट पीटर्स स्क्वायर में भाग लिया, जबकि हजारों कैदी और प्रवासी बेसिलिका में पहुंचे, जहां उन्हें दफन किया गया। पोप के अंतिम संस्कार में करीब 2 से 2.5 लाख लोग शामिल हुए। जब फ्रांसिस के साधारण ताबूत को सेंट पीटर बेसिलिका से बाहर लाया तो शोक मनाने वाले लोग
धार्मिक गीत गाते हुए सेल्फी ले रहे थे। गत वर्ष वेटिकन के रीत रिवाजों को संशोधित और सरल बनाने के दौरान फ्रांसिस ने खुद ही अंतिम संस्कार की कोरियोग्राफी की थी। उनका उद्देश्य पोप की भूमिका को एक मात्र पादरी के रूप में दिखाना था, न कि इस दुनिया के एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में। पोप को श्रद्धांजलि देने दुनिया के कई नेता आए। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, ब्रिटेन के महाराजा आदि शामिल थे। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा, जहाजों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म तय किए। सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई सफल एंटी शिप फायरिंग की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने कई सफल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में जानकारी देते हुए भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा, जहाजों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई सफल एंटी शिप फायरिंग की है। भारतीय नौसेना किसी भी समय कहीं भी किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए युद्ध के लिए तैयार है, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार है। ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर आया है, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इससे पहले भारतीय नौसेना युद्धपोत INS सूरत ने अरब सागर में मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। ये परीक्षण अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना द्वारा निर्धारित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण से पहले हुआ। MRSMM सतह से तरह पर मार करने वाली मिसाइलों और अन्य हवाई लक्ष्यों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। कनाडा के वैंकूवर में एक ट्वीट फेस्टिवल के दौरान तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार ने भीड़ में लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। कनाडा के वैंकूवर शहर में एक उत्सव के दौरान तेज रफ्तार कार ने भीड़ में शामिल लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। स्थानीय पुलिस ने बताया कि घटना रात 8 बजे हुई। ये घटना उस समय हुई जब शहर के सनसेट ऑन फ्रेजर में लापू लापी दिवस मनाने के लिए बड़ी संख्या में फिलिपिनो समुदाय के लोग एकत्र हुए थे। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। वैंकूवर पुलिस ने कहा, 41वें एवेन्यू और फ्रेजर में एक सड़क उत्सव में कार चालक द्वारा भीड़ को कुचलने के बाद कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। चालक हिरासत में है। जांच के दौरान हम और जानकारी देंगे। पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि क्या ये मामला दुर्घटना था या हमला। प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि एक काली SUV ने तेज गति से उत्सव में घुसकर भीड़ को कुचल दिया और कई लोगों को टक्कर मार दी। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के सबसे बड़े विध्वंसक युद्धपोत का अनावरण किया। ये युद्धपोत परमाणु मिसाइलों को दागने में सक्षम हो सकता है। 5000 टन के इस शक्तिशाली युद्धपोत से उत्तर कोरिया की नौसैनिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। उत्तर कोरिया ने एक नए युद्धपोत को समंदर में उतारा। इस युद्धपोत के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये विध्वंसक है और बेहद शक्तिशाली हथियारों में लैस है। इस युद्धपोत के लॉन्च समारोह में खुद किम जोंग उन भी मौजूद है। लॉन्च समारोह में किम जोंग ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी। किम ने कहा कि अगर पश्चिमी शक्तियां अपनी सैन्य दबाव की रणनीति को जारी रखती है तो उत्तर कोरिया भी अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने के लिए बाध्य होगा। प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार इस युद्धपोत का नाम जापान विरोधी क्रांतिकारी लड़ाकू चोयोन के सामान में रखा गया है। ये 5000 टन का विध्वंसक श्रेणी का जहाज है जिसे बनाने में 1 साल से अधिक समय लगा। युद्धपोत के आकार को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि ये जहाज सतह और जहाज में हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ले जा सकता है। अब चलिए डालते नजर हमारी अगली हेडलाइन पर। पाकिस्तान की झेलम नदी में जल प्रवाह में अचानक तेजी से आ गई, जिससे मुजफ्फराबाद में अचानक बाढ़ आ गई। इसे लेकर वहां इमरजेंसी की घोषणा की गई और मस्जिद से ऐलान कर लोगों को अलर्ट किया गया।
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया, जिससे तटवर्ती इलाकों में झेलम का पानी बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में आपातकाल घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों को खबर दिए बिना अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिससे मुजफ्फराबाद के पास जल स्तर में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्थानीय प्रशासन ने हट्टियनवाला में इमरजेंसी घोषित की है और मस्जिदों में ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी। पानी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से घुसा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकौटी इलाके से होकर ऊपर उठ रहा है। पाकिस्तान के गुलाम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मुजफ्फराबाद और उसके साथ सटे इलाकों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी देते लोगों को नदी की धारा से दूर रहने की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद और चकौटी इलाके में बड़ी संख्या में लोग पुलों पर जमा होकर नदी में आई बाढ़ को देख रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस के हालिया मिसाइल हमले के बाद मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भड़क गए। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की इच्छा पर सवाल उठाया कि हाल में यूक्रेन में रूस की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों की भी ट्रंप ने आलोचना की। शनिवार को पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के मौके पर वेटिकन में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ विवादों से भरे मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की और ट्रंप की पहली मुलाकात रोम में हुई। रोम से अमेरिका वापस जाते समय अपने सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट में ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस के हालिया मिसाइल हमले के बाद मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया और सवाल किया कि क्या पुतिन युद्ध रोकना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भी आलोचना की। ट्रंप ने कहा, ओबामा ने रूस के लिए बिना एक भी गोली चलाई यूक्रेन से क्रीमिया को चुराना संभव बनाया। अब चलिए डालते नजर हमारी अगली खबर पर। पाक से प्रताड़ित हिंदू शरणार्थियों ने छत्तीसगढ़ में रहने की लगाई गुहार। कहा, पाकिस्तान नहीं लौटेंगे, यही है हमारा देश। इसी बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्रताड़ित होकर भारत पहुंचे हिंदू शरणार्थियों ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्रदेश में स्थायी रूप से रहने की अपील की। सिंध से आए रवि कुमार ने कहा, हम पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए आए हैं। वहां हम पर डाकुओं ने हमला किया, गोली मारी, हमें आज़ादी नहीं दी, न कारोबार कर सके, मजबूरी में सब कुछ छोड़कर भारत आए हैं। अब वापस पाकिस्तान जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अगर सरकार उन्हें यही रहने की अनुमति देती है तो वे अपने परिवार का भविष्य यही सुरक्षित करना चाहते हैं। जम्मू के आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए रवि कुमार ने कहा, आतंकवादी न हिंदू के दोस्त है न मुसलमान के। जो निर्दोषों को मारता है वह इंसान नहीं, जालिम है। जिला गोटकी सिंध से आए सहदेव कुमार ने कहा, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं जा सकते। अगर हमें यहाँ से निकाला गया तो हम कहाँ जाएंगे। बंटवारे के समय कुछ लोग इधर चले गए तो कुछ लोग उधर। अब हम लौटने नहीं आए बल्कि हमेशा के लिए यहाँ बसने। अब चलिए डालते नजर हमारी अगली खबर पर। महाराष्ट्र को देश का पहला बेघर मुक्त राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए प्रशासनिक मशीनरी को युद्ध स्तर पर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य ने अब तक असाधारण प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार ने 10 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी देने की सहमति जताई। मुख्यमंत्री फडणवीस पुणे स्थित यशदा में आयोजित पंचायत राज राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को छत दिलाना हमारा संकल्प है। अब जरूरत है कि स्वीकृत घरों के साथ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी परिवार बेघर न रहे। उन्होंने प्रशासन को जन उन्मुख और तकनीक समर्थ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात कही। सीएम ने कहा, आज हमारे पास तकनीक और संसाधन दोनों है। जरूरत है कि हम उनका कुशल प्रबंधन करें और अन्य राज्यों के सफल मॉडलों से सीख लेकर उसे लागू करें। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत नए आवासों में और ऊर्जा की सुविधा भी पहले दिन से उपलब्ध कराई जाए, जिससे न सिर्फ पर्यावरणीय लाभ होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। जिले के उमरखेड़ तहसील के दनज गांव में पानी की गंभीर किल्लत को लेकर आज ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय का घेराव किया।
धनज गांव एक आदिवासी गांव है जिसे अपने उच्च बांध के लिए जाना जाता है, जो लगभग 11 एकड़ जमीन की सिंचाई करता है और 3 से 4 गांव को पीने का पानी भी उपलब्ध कराता है। हालांकि इस समृद्ध जल स्रोत के बावजूद गांव के निवासियों को 8 से 15 दिन में केवल एक बार पानी मिल रहा है। वर्तमान में गांव के बांध का पानी सूख चुका है, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। ग्रामीणों के अनुसार पानी की आपूर्ति का कुआं सिर्फ 12 से 15 फीट गहरा है और बांध के सूखने से कुआं भी लगभग सूख चुका है। गांव के मुख्य पाइपलाइन से केवल 10 से 12 कनेक्शन प्राप्त होने के कारण भंडारण टैंक को मुश्किल से 2 दिन में भरने की स्थिति बन पा रही है। यही कारण है कि टंकी भरने पर ही लोगों को पानी मिलता है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का कारण बन रहा है। गांव के लोग इस स्थिति से परेशान हो चुके हैं और आज ग्राम पंचायत कार्यालय, सरपंच और ग्राम सेवक का घेराव किया। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा पानी की आपूर्ति का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया और उन्हें समय पर पानी की आपूर्ति नहीं मिल रही। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत उनका शोषण कर रही है, क्योंकि पंचायत के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती और राजनीतिक नेताओं का ध्यान चुनाव के समय तक ही रहता है, उसके बाद गांव की उपेक्षा करते हैं। भारत सरकार का हर घर जल अभियान, जिसे 2019 में जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से 55 लीटर पानी पाइप से उपलब्ध कराना है। हालांकि धनज गांव में इस योजना का कोई असर नहीं दिख रहा। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण अधूरा है और नल जल योजना भी पूरी तरह से खराब स्थिति में है। चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पाकिस्तानी महिला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। महिला ने अपनी याचिका में भारत सरकार को उसका आवासीय परमिट रद्द नहीं करने और इसे आगे बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पाकिस्तानी महिला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। महिला ने अपनी याचिका में भारत सरकार को उसका आवासीय परमिट रद्द नहीं करने और इसे आगे बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की। पाकिस्तानी महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के केंद्र के फैसले की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जुड़ा है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि केंद्र के आदेश में कोई अपवाद बनाना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं। भारतीय व्यक्ति से विवाहित पाकिस्तानी महिला ने अपने वीजा रद्द किए जाने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आग्रह किया कि वह अधिकारियों को उसके दीर्घकालिक वीजा के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश। उसने केंद्र को उसके आवासीय परमिट को निलंबित नहीं करने और इसे आगे बढ़ाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। तो दर्शकों, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।